आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो आज आपका आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेट दिया था वो आपने लगाया होगा। मैंने जो इस कल का प्रैक्टिस सेट था उसका मैंने ब्लैंक जो पेपर सेट क्वेश्चन पेपर था वो मैंने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर डाल दिया था, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए और लेके आया हूं, तो आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और पेपर की डेट बहुत नज़दीक आ गई है और परसों को आपका पेपर हो जाएगा। तो किस तरह का पेपर आपका रहेगा ये तो परसों पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान लगाते हुए किस तरह का पेपर बन सकता है तो कोशिश करी है कि आपके लिए कुछ उस तरह का पेपर बनाया जाए, क्योंकि अब जो यूकेएसएससी है उसने काफ़ी ट्रेंड चेंज कर दिया है अपना पेपर बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। तो पहला प्रश्न है इसमें, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अतीत की आशा, या अनुचित आशा, या आशा से परे, या आशा से परिपूर्ण? बताइएगा क्या होगा? आशातीत, आशा से परे, क्या मतलब होता है इसका? आशातीत, तो आशा से परे आशातीत, आशा धन अतीत या आस धन अतीत, आशा से परे। ठीक है, तो सही उत्तर से क्या हो गया आपका? सी। चलिएगा अगला देखते हैं। पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? यानी दो बार आया है पास ही पास, इस शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? ऑप्शन आपके लिए क्रिया विशेषण संबंधी, या विभक्ति युक्त शब्द की, या विशेषण शब्द की, या सर्वनाम शब्द की? बताइएगा। पास ही पास, इस शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हमको देखने को मिलती है? बताइएगा। पास ही पास में क्रिया विशेषण है, या विभक्ति युक्त शब्द है, या फिर विशेषण शब्द की, या सर्वनाम शब्द की? बताइएगा। इस शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? पास ही पास, तो इसमें सही उत्तर आपका बी है। इसमें विभक्ति युक्त शब्द की क्या हुई है? द्विरुक्ति हुई है। तीसरा प्रश्न, समूहार्थक शब्द को पहचानना है, इसमें चिन्हित करना है समूहार्थक शब्द। बताइएगा इसमें समूह में कौन शब्द, जो समूह का अर्थ हमको दे रहा हो, कौन सा शब्द? ऑप्शन स्तवक, या पुरुष, या गमला, या गुलाब? बताइएगा इसमें कौन सा शब्द हमको समूहार्थक शब्द बता रहा है? तो इसमें सही उत्तर कौन सा है आपका? ए, स्तवक। ये शब्द क्या है? समूहवाचक शब्द है हमारा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। चौथा क्वेश्चन है, कृपया आप बताएं, लीजिए प्याला भर दें, अंकित गया और उसने कहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है, बताइए कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है बी, लाइए प्याला भर दें होगा। इसमें लीजिए नहीं होगा, ठीक है, लीजिए नहीं होता, लीजिए प्याला भर दें, लाइए प्याला भर दें। तो सही उत्तर कौन सा है इसमें? बी। तो इस तरह के शब्दों को, इस तरीके से वाक्य आपको पहचानने हैं। और ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन वहां पर जब हम पेपर करते हैं तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कहां पर नहीं है, कहां पर है पूछ रहा है, कहां पर अशुद्ध है, कहां पर शुद्ध है। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, तब उत्तर लगाना है। तो पेपर जब आपको मिलता है एग्जाम सेंटर में, तो सबसे पहले पेपर को पढ़ लीजिएगा। तो पहले उसका पूरा एक हमको अध्ययन कर लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर का, कि कितना लगभग उसमें आपको आता है। तब सेकंड टर्म में उसको क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आप उसको ओएमआर शीट में फिल कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद है। बताइएगा यह है, इसमें क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या फिर निजवाचक विशेषण? क्या है इसमें से? यह मकान मेरे भाई का है, इसमें यह है
क्या दर्शा रहा है हमको, बताइएगा। तो सही उत्तर इसका डी। तो क्या है इसमें, निजवाचक विशेषण है। छठा प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताइएगा। इसमें श्रुति लिपि होता है या श्रुत लिप होता है या श्रुत लिपि होता है या श्रुत लिपि होगा, बताइए क्या सही उत्तर होगा इसमें, बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा इसमें, सही उत्तर क्या होगा, श्रुत लिपि। सही उत्तर इसका सी। सातवां प्रश्न, किस वाक्य में कर्म कारक है, बताइएगा। किस वाक्य में कर्म कारक है, बताइए। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है या मजदूर थक कर सो गया, बताइएगा। कर्म जो हमें कर्म दर्शा रहा है इसमें, छात्र छत पर बैठे तो इसमें अधिकरण कारक है, गोपाल संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, बताइएगा। तो सही उत्तर इसमें बी, लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कौन सा कारक है आपका, कर्म कारक है। आठवां प्रश्न, एक मुहावरा है आपके लिए, जाग जाग कैबेर दगड़ निहुण म्यर म्यर के आपण निहुण, बताइएगा। जाग जाग कैबेर दगड़ निहुण और म्यर म्यर कैबेर आपण निहुण। उपयुक्त मुहावरे का हमको अर्थ स्पष्ट करना है। ऑप्शन है सबको अपना ही समझना, मित्रता बनावटी नहीं भीतरी होती है, अभाव के रहते भी कार्य होते हैं, या फिर स्वयं खतरों में पड़कर डर कैसा, बताइएगा। जाग जाग कैबेर दगड़ निहुण और म्यर म्यर कैबेर आपण निहुण, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या है इसमें, बी, मित्रता बनावटी नहीं होती बल्कि क्या होती है, भीतरी होती है। अगला नवा प्रश्न आपके लिए अलंकार से है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, बताइएगा। इस सिली मुख में कौन सा अलंकार है, इस सिली मुख में पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सा अलंकार है, बताइएगा। लाटानुप्रास है या फिर वृत्यानुप्रास या उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, सिली मुख में, बताइएगा। सही उत्तर इसमें श्लेष। इसमें कौन सा अलंकार है आपका, डी ऑप्शन है इसका, श्लेष अलंकार। चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके लिए, भूडोल का अर्थ होता है, भूडोल, बताइएगा। भीतर होगा या सुमेरन होगा या जलजला होगा या देवांगना होगा, बताइएगा। भूडोल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, सही उत्तर जलजला, यानी भूकंप को बोल रहा है, जलजला। तो सही उत्तर क्या है इसमें, सी, भूडोल का अर्थ क्या है, जलजला। अगला प्रश्न है, जब कोई कागज या पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइएगा। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, आदेश की पड़ेगी या पृष्ठांकन की पड़ेगी या प्रतिवेदन या ज्ञापन, बताइएगा। प्रेषक को हमने मूल रूप में लौटाना है तो उसके लिए पृष्ठांकन की आवश्यकता पड़ती है। सही उत्तर कौन सा इसका, बी। चलिए अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी निम्न में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन है पहला मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन या महात्मा गांधी या काका कालेलकर, बताइए किसे कहा जाता है हिंदी का प्रहरी। सही उत्तर है इसमें बी, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। इस तरह के प्रश्नों को लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। 13वां प्रश्न हमारे सामने है पत्रकारिता से, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है, बताइएगा। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है, बताइएगा। न्यूज पैक कहलाएगा या ऑप एड कहलाएगा या फिर पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता, बताइएगा इसमें क्या कहलाता है, बताइएगा। किसी मुद्दे पर कोई लेख लिखना है हमने और ताजी घटना का उल्लेख किया जा रहा है उसमें, बताइएगा, जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूज पैक उसको कहा जाता है। सही उत्तर क्या है इसका, ए। चलिएगा आगे देखते हैं 14वां प्रश्न,
अव्यय शब्द की संरचना बतानी है, इसमें किस तरीके से शब्दों स्वर व्यंजन का विभाजन किया गया है। तो इसमें बताइएगा, आप लोग बताइएगा अव्यय शब्द की संरचना क्या है, बताइएगा ए बी सी डी में बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लगा है, स्वर लगा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो स्वर इसमें केवल दो ऑप्शन में हमारे सामने स्वर है। दूसरा फिर इसमें व्यंजन है, ये वो है आपके सामने आधा, क्या है इसमें व्यंजन लगा हुआ है, तो दोनों में व्यंजन है। उसके बाद तो ये आपका क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अव्यय, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें व्यंजन लगा हुआ है यानी कि यो, तो फिर से इसमें व्यंजन आ गया। अब इस यो में क्या छिपा हुआ है हमारे सामने, औ छिपा रहता है, तो फिर इसमें स्वर हो जाएगा, तो यहां पर स्वर नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से यो है, तो फिर व्यंजन, फिर इस यो में क्या छिपा है, औ, यानी कि इस तरीके से यो के अंदर क्या छिपा हुआ है हमारे सामने, यो धन औ, क्या बनेगा आपका, ये यो बनता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कई बार। तो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि पहला तो व्यंजन किसी हालत में नहीं होगा, तो इसमें दो ऑप्शन बन सकते हमारे बचते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, कोई भी दो ऑप्शन आप उसमें से हटा दीजिए, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लगे कि तीन तो हो ही नहीं सकते, एक बचता है, ठीक है। तो पहला सही उत्तर क्या है इसका, ए, इसमें स्वर व्यंजन व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर, ठीक है। आगे 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है, सजगता बताइएगा। चौकन्नापन हो सही है इसका, होशियारी है, सतर्कता है, प्रमाद नहीं होता है, ठीक है। तो प्रमाद नहीं होता है, तो तीनों इसका सही है ये, तो सही उत्तर क्या है 15वें का, ए। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, एक मुहावरा में सामने है, डानी डानी काफई काफई, उपर्युक्त लोकोक्ति का हमको अर्थ स्पष्ट करना है। डानी डानी काफई काफई, बताइएगा सही उत्तर क्या है इसका, डानी डानी काफई काफई। निरर्थक घूमना फिरना या बुराइयों का बलवान होना, शुभ के साथ अशुभ हो जाना या कार्य निष्फल होना, बताइएगा इसमें से क्या अर्थ होगा, डानी डानी काफई काफई। तो सही उत्तर क्या है इसका, निरर्थक घूमना फिरना। तो सही उत्तर क्या है इसका 16वें का, ए। चलिएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न हमारे सामने है अगला, दाज्यू किसकी रचना है, दाज्यू बताइएगा, शैलेश भटियानी की या मंगलेश डबराल की या विद्यासागर नौटियाल की या शेखर जोशी की, बताइएगा दाज्यू निम्न में से किसकी रचना है, बताइएगा सही उत्तर डी, शेखर जोशी की रचना है ये आपका दाज्यू। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बताइएगा इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। अगर आपने स्वरों का विभाजन पढ़ा होगा तो वहां पर संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपके संधि स्वर अलग थे और संयुक्त स्वर अलग थे, बताइएगा कौन सा इसमें से नहीं, संयुक्त स्वर नहीं है। इसमें आपका ओ है, ए है और आई है, ए आई ओ तीनों आपके संयुक्त स्वर है, जबकि ऊ क्या है, संधि स्वर है। तो सही उत्तर क्या है इसमें, ए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, दीर्घ संधि स्वर है, क्या है ये, दीर्घ संधि स्वर है। चलिएगा 18वां देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, बताइएगा आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का व्यंजन है, बताइएगा जब आपने वर्गीकरण पढ़ा होगा स्वरों का, तो वहां पर तो मुंह के खुलने व बंद होने के आधार पर आपने स्वरों का विभाजन पढ़ा होगा, बताइएगा पश्च विव्रत है या अग्र समृत है या अग्र विव्रत है या पश्च समृत है, ठीक है बताइएगा। तो यहां पर दो को मिलाकर से पूछ दिया, एक तो आपसे इस तरीके से पूछ रहा है, यानी कि एक आपका विव्रत अगर आपने पढ़ा होगा, एक आपका अर्ध विव्रत होता है,
फिर एक आपका अर्ध समृत होता है, और लास्ट में एक समृत हो गया। ठीक है, तो इसको आपने पता होगा। तो विवृत आ होता है, और अर्ध विवृत में आपका अ और औ हो गया, और ए होता है। समृत में आपका ओ होता है और ए होता है। ठीक है, और समृत में आपका ई हो गया, ऊ और ऊ हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें जो पश्च अग्र मध्य बता रहा है, तो आपने अग्र पश्च और मध्य स्वर पढ़े होंगे। अग्र मध्य और पश्च स्वर पढ़े होंगे, तो इनका भी वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है ये पता होगा आपको, अगर आपने पढ़ रखा है। तो मध्य में अ होता है, और पश्चिम आपका आ गया, और ऊपर आपका ई हो गया, फिर आपका ऊ हो गया, फिर आपका अग्र में ए और आई हो गया, और पश्चिम में ओ औ हो गया। अब बताइएगा ऊ किस प्रकार का स्वर है हमारे सामने, तो ऊ आपको यहां पश्चिम में भी है आपका, और दूसरा समृत, यानी क्या सही उत्तर है सामने, पश्च समृत। तो सही उत्तर क्या है इसका, डी। तो इस तरीके से आपको स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण पता होना चाहिए। तो क्या इस तरीके से आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न सामने है, बोलते समय वाक्यों में सुर का जो उतार चढ़ाव होता है वह क्या कहलाता है। बताइएगा, बोलते समय जो सुर में उतार चढ़ाव होता है क्या कहते हैं उसको, संघर्षण बोलते हैं, या अनुतान, या तुक और तुकांतर। बताइए क्या सही उत्तर होगा। बोलते समय सुर का जो उतार चढ़ाव होता है वह क्या कहलाता है, बताइएगा। तो सही उत्तर इसका बी, क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। अगला प्रश्न 21वां। अब यह आपका उत्तराखंड का सेक्शन आ गया है। निम्न में से किसका अभिलेख मानेश्वर, सॉरी मालेश्वर हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मानेश्वर है, क्या है ये आपका, मानेश्वर है ये। मानेश्वर नौले से प्राप्त होता है। निम्न में से किसका अभिलेख मानेश्वर नौला कहां, चंपावत है, वहां से प्राप्त होता है। अभय चंद का होता है, या भारती चंद, त्रिलोक चंद, रतन चंद। बताइएगा इसमें से किसका अभिलेख मानेश्वर नौले से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्या है इसमें, अभय चंद। सही उत्तर क्या है इसका, ए। यहां से हमको अभय चंद का मानेश्वर नौला से अभिलेख प्राप्त होता है, किसका, अभय चंद का। 22वां प्रश्न है, स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका हमको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो बताइएगा, ताड़केश्वर महादेव का मंदिर उसी जनपद में स्थित है जिस जनपद में से मुखेम नागराजा का मंदिर स्थित है। बताइएगा, तो पहले पता होना चाहिए आपको ताड़केश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है। तो ये आपका पौड़ी जनपद में है। किसमें है आपका, पौड़ी जनपद में है। और कह रहा है ताड़केश्वर महादेव उसी जनपद में, यानी पौड़ी जनपद में है जिस जनपद में सेम मुखेम नागराजा का मंदिर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए सेम मुखेम नागराजा का मंदिर कहां है। तो ये कहां है आपका, टिहरी में। पौड़ी में कौन सा मंदिर है, डांडा नागराजा। भी आपको ध्यान रखना है कि डांडा नागराजा कहां है और सेम मुखेम नागराजा कहां है। ठीक है, तो डांडा नागराजा आपका पौड़ी में है और सेम मुखेम कहां है आपका, टिहरी में। तो पहला इसमें स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, भौना देवी शक्तिपीठ उसी जनपद में स्थित है जिस जनपद में दूनागिरी शक्तिपीठ स्थित है। बताइएगा, भौना देवी, भौन डांडा आपका कहां है, भौना देवी शक्तिपीठ वहीं आपका भौन डांडा में आपका भौना देवी शक्तिपीठ स्थित है। तो भौना देवी कहां है आपका, अल्मोड़ा में स्थित है भौना देवी शक्तिपीठ। और कह रहा है भौना देवी शक्तिपीठ जिस जनपद में स्थित है उसी जनपद में दूनागिरी शक्तिपीठ स्थित है। दूनागिरी कहां पर है, यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पूछ रहा है वह स्थान कहां कहां है, या वह मंदिर किस जनपद में, तभी हम सही उत्तर यहां पर कर सकते हैं। तो इसमें सत्य कौन सा, केवल 2 सही है। अब हम कूट देखते हैं, तो दोनों सत्य, केवल 2। तो सही उत्तर क्या है इसमें, बी, केवल 2 सत्य है। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। बताइएगा, सत्यवीर, पताका,
पुरुषार्थ या गणदेश, बताइएगा इसमें कौन सा पत्र अल्मोड़ा से निकलता था, बताइएगा इसमें सत्यवीर, पुरुषार्थ, गणदेश, ये तीनों आपके गढ़वाल के पत्र हैं, जो कि पता कहां से निकलता था, अल्मोड़ा से। किसने निकाला था इसको, शोभन सिंह जीना के द्वारा इस पत्र को निकाला गया था। किसके द्वारा, शोभन सिंह जीना, इनके द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की गई थी 1988 में 30-31 मई को, और इनके नाम से अल्मोड़ा में ही आपका अब जो कुमाऊं परिसर का एक वहां पर पहले कैंपस था, उसी को अब क्या कर दिया गया है, विश्वविद्यालय बना दिया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हमको यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो क्या कह रहा है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करो। ठीक है, तो ट्रांस, इसको ध्यान से पढ़ना है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तर में स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। तो क्या सही है, आपने अगर क्रम पढ़ा होगा दक्षिण से उत्तर का, तो सबसे नीचे आपका यहाँ पर गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, फिर तराई आता है, फिर आपका भाबर आता है, फिर आपका शिवालिक, फिर दून घाटियाँ, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय और फिर महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद आपका ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में सही है। तो यह क्या कहाँ पर है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में। इसका अंतिम उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ। तो जो इसका अंतिम उत्थान था ये क्रेटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ, यह भी सत्य कथन है। तीसरा, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो बिल्कुल सही का स्टेटमेंट है, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। चौथा स्टेटमेंट, यहां पर हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। क्या सही है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, शिवालिक में होती है, बताइएगा। तो 1, 2, 3, तो 3 इसमें स्टार्टिंग के सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसमें बी सही है ओनली। चलिएगा आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में कौन सा लोक चित्र जीवा मात्रका से संबंधित है, बताइएगा। पौ, ऐपण, ज्योति पट्टा या बारबूद, बताइएगा इसमें से कौन सा लोक चित्र जीवा मात्रका से संबंधित, बताइएगा। पौ, ऐपण, ज्योति, बारबूद, बताइएगा। सही उत्तर ज्योति पट्टा। ठीक है, ये जीव मात्रका से संबंधित है। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है, बताइएगा। उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है, बताइएगा। सही उत्तर नशाबंदी आंदोलन, वन आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन या फिर कुली बेगर आंदोलन, बताइएगा। इसमें से किस जो कुली बेगर आंदोलन असहयोग आंदोलन है, इसको हम किस रूप में जानते हैं, नशाबंदी, वन आंदोलन, नदी बचाओ या कुली बेगार। तो 1920 के आसपास आपका ये चल रहा था। 1 अगस्त 1920 को भारत में क्या शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। इस दिन तिलक की बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, इसी दिन से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ और इस बीच उत्तराखंड में क्या चल रहा, कुली बेगार आंदोलन अपने चरम पर था यहाँ पर। ठीक है, तो सही उत्तर सा कौन सा है, डी। तो उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन को कुली बेगार आंदोलन के रूप में जानते हैं। 27वां प्रश्न हमारे सामने है, सत्य कथन की पहचान करनी हमने। पूछ रहा है, सोल घाटी उसी जनपद में स्थित है जिस जनपद में बारामंडल पट्टी स्थित है, बताइएगा। सही उत्तर है कि नहीं है। सोल घाटी कहां पर है आपकी, ये चमोली में स्थित है सोल घाटी। अब पूछ रहा है कि सोल घाटी उसी जनपद में स्थित है जिस जनपद में बारामंडल घाटी स्थित है। अब बारामंडल कहां है, ये अल्मोड़ा में है। कहां है आपका, अल्मोड़ा में। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया, सोल घाटी चमोली में है जबकि बारामंडल घाटी कहां है हमारी, अल्मोड़ा में। दूसरा पूछ रहा है, क्वारी पास उसी जनपद में स्थित है जिस जनपद में बर्मी बुग्याल स्थित है, बताइएगा। बर्मी आपका रुद्रप्रयाग में है और क्वारी पास आपका चमोली में हो गया। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको पकड़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, और पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान, कौन सा दर्रा, ग्लेशियर, नदी कहाँ, किस जनपद में स्थित है। तो इसमें दोनों असत्य हैं हमारे सामने स्टेटमेंट, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है? सी। चलिएगा आगे देखते हैं। 28वां प्रश्न है, कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ चमोली के मध्य स्थित नहीं है? बताइएगा। मारचोक, लातूधोरा, बाराहोती या खिंगरू? बताइएगा इसमें से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ चमोली के मध्य स्थित नहीं है? बताइएगा, बताइए इसमें से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ चमोली के मध्य स्थित नहीं? बताइएगा। तो खिंगरू दर्रा चमोली पिथौरागढ़ के मध्य नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका? डी। चलिए अगला प्रश्न है 29वां, सतघनी क्या है? सतघनी, सतघनी क्या है? इस तरीके से भी आजकल जो यूकेएसएससी है उसके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कल्चरल चीजें यहाँ की हैं वह काफी पूछ रहा है। बताइएगा एक कृषि उपकरण है, या लोकवाद्य है, या एक पारंपरिक व्यंजन है, या एक स्थानीय कृषि परंपरा? बताइएगा क्या है सतघनी? तो सही उत्तर इसका क्या है? कृषि उपकरण है। ये जो मिट्टी के डेले होते हैं बड़े बड़े, उनको फोड़ने काम आता है, मिट्टी को समतल करने के लिए सतघनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, सतघनी क्या है आपका? ये एक कृषि उपकरण है। चलिएगा आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में पर्वत क्षेत्रों में या उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है? बताइएगा विल्सन, वाल्टन, पर्सी विंडम या फिर ई शेरमन ओकले? इसमें से किसने अपनी पुस्तक में पर्वत क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया? बताइएगा विल्सन, वाल्टन, पर्सी विंडम या फिर ई शेरमन ओकले? बताइएगा। तो सही उत्तर कौन है इसमें से? वाल्टन। एच.जी. वाल्टन ने अपनी पुस्तक में पर्वत क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है। सही उत्तर कौन सा इसका? बी। चलिए अगला देखते हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित है? बताइएगा मिनी स्पाइस पार्क रानीखेत, डील देहरादून, सिल्क पार्क देहरादून, बीईएल पौड़ी? बताइएगा। तो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पौड़ी में बिल्कुल सही है। सिल्क पार्क देहरादून यह भी सही है। डील यह भी देहरादून में है। मिनी स्पाइस पार्क ये गलत है, ये रानीखेत में नहीं है। कहाँ है आपका? सितारगंज में। कहां पर है आपका? ये सितारगंज में बन रहा है आपका मिनी स्पाइस पार्क, ठीक है। अगला 32वां प्रश्न है, कूट की सहायता से बताइएगा कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्न में से किन स्थानों पर से मिले हैं? बताइएगा इसमें से किन स्थानों पर से जो कार्तिकेयपुर राजा थे या शासक थे उनके हमको ताम्रपत्रीय अभिलेख प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आप जो कूट दिए गए हैं देखते हैं इसमें, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ। बताइएगा किन किन स्थानों से हमको कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं? पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ? बताइएगा। प्रीवियस ईयर की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पर उत्तराखंड का इतिहास मैंने आपको बताया है, तो उसमें बताया है कि किन किन स्थानों से जो कार्तिकेयपुर शासक है उनके हमको ताम्रलेख देखने को मिलते हैं। तो उपयुक्त सभी स्थानों से हमको कार्तिकेयपुर शासकों के ताम्रपत्रीय लेख देखने को मिलते हैं, जिन्हें पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ, ठीक है। उपयुक्त सभी उत्तर इसमें सही है आपका सी, 1, 2, 3, 4। चलिएगा 35वां प्रश्न सामने है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। तो यहां पर हमको असत्य कथन का चयन करना, कैसा चयन करना हमको? असत्य कथन का। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में मोहन सिंह धर्मवाल, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत जैसे नेताओं द्वारा की गई थी। दूसरा, गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। बताइएगा गढ़वाल भात्र मंडल, बताइएगा। तो इसमें केवल 2 ही क्या इसमें सत्य है, और ये सही है आपका स्टेटमेंट, और आपका स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं 34वां प्रश्न सामने है, कुमाऊं लॉज कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? कुमाऊं लॉज कमेटी, बताइएगा 1920, 1923, 1940 या 1929? किस वर्ष कुमाऊं लॉज कमेटी गठित की गई थी? तो सही उत्तर इसका सी,
1940 में कुमाऊं लॉज कमेटी गठित की गई थी। 35वां प्रश्न हमारे सामने है, राज्य में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में किस व्यक्ति का योगदान नहीं था? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में यहां पर किस व्यक्ति का योगदान नहीं रहा? ऑप्शन है विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल साहा, बद्रीदत्त पांडे या हर्षदेव ओली। बताइए इसमें से किसका योगदान नहीं रहा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में? तो सही उत्तर क्या है? हर्षदेव ओली, इनका कोई योगदान नहीं रहा है। विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल साहा और बी.डी. पांडे, इन 3 व्यक्तियों का होम रूल लीग की स्थापना में यहां योगदान रहा। 36वां प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में कुछ हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन किया था, तो यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन पीसी जोशी ने किया था और ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। अगला, 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने बोट क्लब पर धरना दिया था, यह भी सही है। और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक यात्रा की थी, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। इसमें सी वाला स्टेटमेंट गलत है। 1970 में रामनगर में आयोजित पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, तो गलत है। 1967 में किया गया था पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में, ना कि 1970 में। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है इसमें? सी, गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न 32वां, निम्न में से किसके द्वारा झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा गया? निम्न में से किसने झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? मथुरा दत्त मटपाल, गिरीश तिवारी, शेर सिंह मेहता या जुगल किशोर पेटसलिता, किसने लिखा है झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध? तो सही उत्तर कौन है? गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, अगला प्रश्न 38वां देखते हैं, निम्न में से असुमेलित कथन का चयन करें। ठीक है, तो असुमेलित कथन का चयन करना है हमने। सलाड़ी बोली गंगा का पूर्वी तटवर्ती यमकेश्वर परगना, सही है, यहां पर सलाड़ी बोली बोली जाती है। कंडवाड़ी बोली जौनसार भाबर के मध्य में, यह भी सही स्टेटमेंट है। राठी बोली कुमाऊं व पौड़ी के सीमांत क्षेत्र, यह भी सही है। गंगाड़ी बोली गोरी गंगा पार पिथौरागढ़, यह स्टेटमेंट गलत है। गंगाड़ी बोली गढ़वाल में बोली जाती है, ना कि कुमाऊं में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या 38 का ए। चलिएगा अगला देखते हैं, 39वां प्रश्न है हमारे सामने, चंद्रकुंवर बर्तवाल का संबंध किस जनपद से? बताइएगा। रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, इसमें से किस जनपद से संबंधित हैं चंद्रकुंवर बर्तवाल? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बताइएगा सही उत्तर कौन सा इसमें? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो चंद्रकुंवर बर्तवाल का संबंध किस जनपद से है? रुद्रप्रयाग जनपद से। 40वां प्रश्न है, निम्न कत्यूरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिएगा। बताइएगा, हमको कत्यूरी राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनको हमने उनके शासन के संदर्भ में क्रम से निर्धारित करना है कि पहले कौन था। तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ललित सूर्यदेव पहले आता नहीं कभी भी, और त्रिभुवन देव अभी आएगा नहीं यहां पर, ये स्टेटमेंट में आपका गया। और बसंत देव के बाद ललित सूर्यदेव भी नहीं आएगा, यह भी आपका स्टेटमेंट गया। तो बसंत देव के बाद खरपर देव, फिर आपका त्रिभुवन राज या त्रिभुवन देव और लास्ट में ललित सूर्यदेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है कि किस तरीके से हम ऑप्शन को साइड कर सकते हैं, और जो बचेगा हमारे सामने वो सही उत्तर होता है बसंत देव, खरपर देव, त्रिभुवन देव और ललित सूर्यदेव। ठीक है, 41वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा त्योहार भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन पर आधारित है? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ आषाढ़ी कौतिक या बगवाल के बारे में सुना है, जो चंपावत में लगता है बाराही देवी के मंदिर में। तो निम्न में से कौन सा त्योहार भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन से पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन इसमें खतड़वा, तो ये तो है नहीं, पशुओं का त्योहार है। नौठा कौतिक होगा नहीं। अब हमारे साथ 2 ऑप्शन हमारे सामने बचते हैं, 2 हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, दुबड़ी त्योहार या फिर लाई उत्सव।
ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? दुबड़ी त्योहार। भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन पर आधारित है। अगला 42वां प्रश्न है आपके सामने। चंदों के समय माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से कौन सा कर वसूला जाता था? बताइएगा, चंदों के समय में माल भाबर और भोटिया जो व्यापारी थे उनसे कौन सा कर ये वसूलते थे? बताइएगा, व्यापार कर, शिरती, मिझारी, टांड कर। बताइएगा, तो टांड कर तो वस्त्र बुनने वालों से, और मिझारी जो आपके चर्मकार थे उनसे, ठीक है। व्यापार कर इसमें था नहीं, तो सही उत्तर क्या है? सिरती। नगद के रूप में इसको लिया जाता था सिरती कर को, ठीक है। तो माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से सिरती कर वसूला जाता था। अगला 43वां प्रश्न आपके सामने है। सोरठी क्या है? बताइएगा, सोरठी क्या है? गोरखा समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य, या भोटिया समाज की वेशभूषा, या जाट समाज की एक परंपरा, या जौनसारी समाज का एक नृत्य? बताइएगा, सोरठी क्या है? तो सही उत्तर क्या है? गोरखा समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? सोरठी कहलाता है। सही उत्तर ए। अगला 44वां प्रश्न हमारे सामने है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है इसमें से? उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 3600 से 4800 मीटर, 1800 से 2700 मीटर, या फिर 3000 से 2700 मीटर, या 2700 से 3000? बताइएगा, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है इसमें? 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपके उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगला 45वां प्रश्न आपके सामने। किस शासक ने माप तौल हेतु धूली पाथा का प्रचलन किया था? बताइएगा, अजयपाल, मानशाह, श्याम शाह, या सहजपाल? किसने माप तौल हेतु धूली पाथा का प्रचलन किया था? सही उत्तर अजयपाल। अगला, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? पाताल भुवनेश्वर, बताइएगा, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत, चमोली? बताइएगा, आसान सा प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हमारे सामने? पिथौरागढ़। सही उत्तर ए। यहां पर क्या है? पाताल भुवनेश्वर है, जबकि पाताल रुद्रेश्वर कहां है? चंपावत में स्थित है। चलिए अगला 47वां प्रश्न है। निम्न में से सीरा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? बताइएगा, कौन कौन से क्षेत्र सीरा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे? बताइएगा, दून घाटी का क्षेत्र, सोर घाटी का क्षेत्र, अस्कोट का गंगोली क्षेत्र, जौहर घाटी का क्षेत्र? बताइएगा, इसमें से कौन कौन से क्षेत्र सीरा क्षेत्र में आते थे? तो इसमें सोर क्षेत्र, अस्कोट गंगोली क्षेत्र, जौहर घाटी क्षेत्र, ठीक है। दून घाटी यहां नहीं आएगा क्योंकि बाकी तीनों कहां है? पिथौरागढ़ में। तो सही उत्तर कौन सा इसमें हमारा? 2, 3 और 4। सही उत्तर कौन सा है इसका? सी। 48वां प्रश्न आपके सामने है। चंद शासक बाज बहादुर चंद के समय चंद एवं पवार राज्यों के मध्य निम्न में से क्या सही नहीं है? तो चंद शासक बाज बहादुर चंद जिस समय गद्दी पर आसीन थे, उनके समय चंदों और पवारों के बीच में जो संबंध थे उनमें से क्या सही नहीं है? पहला, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत के अभियान के समय पवार राजा ने चंद राज्य पर आक्रमण किया, यह भी सही है। जिस समय बाज बहादुर चंद तिब्बत अभियान पर गए हुए थे उस समय पवार राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन, पवारों को कत्यूरी राजा का सहयोग भी मिला, यह भी सही है। अगला, तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पवारों को पराजित किया तथा युद्ध हरजाना भी लिया, यह भी सही है। डी आपका ऑप्शन है, इसी समय बाज बहादुर चंद ने भी श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया, यह स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या है इसमें? डी। चलिएगा अगला 49वां प्रश्न है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाला जनपद कौन सा है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी या बागेश्वर? इसमें से किस स्थान पर, किस जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक? बताइएगा। सही उत्तर बागेश्वर। कहां पर है? बागेश्वर में। सही उत्तर क्या है इसका?
डी। अगला 50वां प्रश्न है, सुमेरु संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून। इसमें से कहां पर सुमेरु संग्रहालय स्थित बताएगा? सही उत्तर क्या है? पिथौरागढ़। यहां पर क्या है? सुमेरु संग्रहालय बनाया गया है। अगला 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऋतु गीत नहीं है बताएगा? तो ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, यहां पर लिखा चांचरी, लिख लीजिएगा इसको। तो चांचरी, खुदेड़, बासंती, होली, इसमें से कौन सा ऋतु गीत नहीं है? तो होली आपका ऋतु गीत है, बासंती ये भी ऋतु गीत है, और खुदेड़ भी क्या है? ऋतु गीत। चांचरी क्या है? नहीं है ऋतु गीत। ठीक है, सही उत्तर ए। 52वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा? गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना प्रताप सिंह नेगी, सही है। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 दयाकृष्ण पांडे। उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना, यह भी सही है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा हरगोविंद पंत, गलत है। ये सभी संस्थाओं ने मिलकर इसका गठन किया था, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का। अगला, लड़ी धुरा मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? लड़ी धुरा मेला बताइएगा? लड़ी धुरा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? नैनीताल, टिहरी, चंपावत या रुद्रप्रयाग? इसमें से किस जनपद में लड़ी धुरा मेले का आयोजन किया जाता है बताइएगा? सही उत्तर क्या है? चंपावत, सी। अगला 54वां प्रश्न, पौरव वंश के शासन प्रबंध के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताइएगा? पौरव वंश के समय जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी या शासन प्रबंध था वह कैसा था, वो हमको वो देखना है, और उसमें से क्या सही नहीं है ये बताना है। पौरव ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, यह भी ठीक है। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। पौरव वंश, ठीक है, पवार वंश की बात नहीं चल रही है, पौरव वंश जहां जिसका हमको तालिस और ताम्रलेख मिलते हैं, जिसमें विष्णुवर्मन, द्युतिवर्मन, अग्निवर्मन, अग्निवर्मन द्वितीय के हमको जानकारी मिलती है, उस पौरव वंश की बात चल रही है। ठीक है, तो ये अपने को गौ ब्राह्मण तथा गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। राजा जिस स्थान पर इस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकरण कहलाता था, यह भी सही है। शासन व्यवस्था निरंकुश थी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो पौरवों की शासन व्यवस्था निरंकुश नहीं थी। अगला 55वां प्रश्न है, जजमानी या खलोटी प्रथा क्या है? जजमानी प्रथा, इसको हम खलोटी प्रथा भी बोलते हैं, बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, कृषि सहयोगियों को दिया जाने वाला अनाज, पुरोहितों को दिया जाने वाला अनाज, बधुआ मजदूरी का प्रकार, या चैत्र के माह में विवाहित बहनों को कलियो भिटौली देना। क्या कहलाता है इसमें से जजमानी या खलोटी प्रथा? तो सही उत्तर ऑप्शन क्या है? कृषि सहयोगियों को दिया जाने वाला अनाज जजमानी या खलोटी प्रथा कहलाता है। ठीक है, अगला, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? आसान सा प्रश्न है आपके सामने। पाली, प्राकृत, संस्कृत या कुमाऊनी? इसमें से कौन सी भाषा थी कार्तिकेयपुर राजवंश की? सही उत्तर संस्कृत, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 57वां प्रश्न है, राज्य में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया बताइएगा? राज्य में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? पहला ऑप्शन जनजाति समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय या बहुसंख्यक समुदाय या उपयुक्त सभी को बताइएगा? तो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं जिनको हम जनजाति कहते हैं, जनजाति समुदाय, जिसमें आपका थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी, इन 5 को जो आपका समान नागरिक संहिता यूसीसी है उससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? ए। अगला प्रश्न 58वां, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में टीचर आइकन अवार्ड वीरेंद्र रावत, रोशन बलूनी, डॉक्टर विजय कुमार या संजय वत्स, इसमें से किसको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में टीचर आइकन अवार्ड दिया गया है? सही उत्तर क्या है? रोशन बलूनी। तो क्या है सही उत्तर? बी। अगला प्रश्न 59वां, राज्य में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया गया?
बताइएगा 14 से 22 जनवरी या 15 से 22 जनवरी या 16 से 22 जनवरी या 20 से 22 जनवरी। बताइएगा राज्य में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो सही उत्तर क्या है इसका? 14 से 22 जनवरी तक क्या मनाया गया? राज्य में सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। अगला 60वां प्रश्न आज इसमें उत्तराखंड का लास्ट प्रश्न है। राज्य में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइएगा इनमें से किसको बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड? पीयूष पुरोहित, महेंद्र भट्ट, अजय भट्ट, अजय रावत। बताइएगा इसमें से किसको दिया गया है बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड? बताइएगा। सही उत्तर क्या इसमें से? पीयूष पुरोहित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। जीएस का सेक्शन आ गया आपके सामने। निम्न में से किन रचनाओं का लेखन हर्ष ने किया था? बताइएगा इसमें से किस किस रचना का लेखन हर्ष द्वारा किया गया है? ऑप्शन प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली। ठीक है, बताइएगा। तो प्रियदर्शिका लिखी हुई है, नागानंद लिखी है और रत्नावली लिखी है। हर्षचरित नहीं लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर 1, 2 और 4। तो सही उत्तर कौन सा है? बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 62वां। तलैया सागर बांध किस नदी पर है? बताइएगा तलैया सागर बांध किस नदी पर स्थित? तलैया सागर बताइएगा नर्मदा पर, बराकर नदी पर, चंबल नदी पर या कृष्णा नदी? बताइएगा इसमें किस नदी पर तलैया सागर बांध स्थित? बताइएगा सही उत्तर बराकर नदी पर स्थित तलैया सागर बांध आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 63वां। मेघालय का पठार है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का या पूर्वी घाट पर्वत का या सतपुड़ा श्रेणी का? इसमें से मेघालय का पठार किसका भाग है? बताइएगा सही उत्तर पूर्वी घाट पर्वत का भाग है आपका मेघालय का पठार। सही उत्तर सी। 64वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया यहां पर। कथन 1, चाय तथा कहुआ दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। कारण, दोनों फसल उगने के लिए समान पारिस्थितिकी दशाओं की आवश्यकता होती है। बताइएगा चाय तथा कहुआ दोनों नीलगिरी पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फसलों के उगने के लिए समान पारिस्थितिकी दशाओं की आवश्यकता होती है, जो नीलगिरी में ये हमको देखने को दशाएं मिलती हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कारण 1 और कथन 1 और कारण 2 दोनों सही हैं और कारण 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको पकड़ना होता है, कथन और कारण को बड़े आसान होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 65वां प्रश्न। निम्न में से किसे शाहजहां ने शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? बताइएगा किसको शाहजहां ने शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? मुराद को, सूजा को, दारा सिकोह को या औरंगजेब को? बताइएगा किसको दी थी इसने शाहबुलंद इकबाल? तो सही उत्तर क्या है इसमें आपका? दारा सिकोह। क्या दी थी इसको? शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अगला 66वां प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, क्या कारण रहा इसका तात्कालिक? बताइएगा दक्षिण पूर्व एशिया से अंग्रेजी राज्य का निष्कासन, क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता या महात्मा गांधी की गिरफ्तारी? बताइएगा इसमें से क्या तात्कालिक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का? सही उत्तर क्या है? क्रिप्स मिशन की असफलता थी भारत छोड़ो आंदोलन की तात्कालिक कारण। अगला, किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया? बताइएगा मिंटो द्वितीय, इरविन, चेम्सफोर्ड या फिर हार्डिंग द्वितीय? इसमें से किसके समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया? बताइएगा मिंटो द्वितीय, इरविन, चेम्सफोर्ड या हार्डिंग द्वितीय? इसमें से किसके समय रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था? बताइएगा क्या है सही उत्तर? चेम्सफोर्ड। तो क्या है इसका सही उत्तर? सी, चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, 68वां प्रश्न,
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताइएगा 71वां, 61वां, 52वां या फिर 91वां? बताइएगा 71, 61, 52, 91 बताइएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा या किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो मतदाता है उसकी जो मतदान करने की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? सही उत्तर आपका 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? बताइएगा कब प्रभावी हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? बताइएगा ऑप्शन 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947? बताइएगा सही उत्तर क्या इसमें से? सी, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। 70वां प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। और डी, नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, यह भी सही है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं, यह भी सही है। लेकिन पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह स्टेटमेंट गलत है। 71वां प्रश्न, निम्न अधिकारी समुच्चयों में से कौन एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है? जो निम्न अधिकारी थे इनमें से कौन सा जो एक युग में है वो मुगल प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं था? तो सूबेदार, फौजदार, करोड़ी, यह थे आपके तीनों। फौजदार, दीवान, बख्शी, यह भी थे आपके। मुहत्सिब, वजीर और आमिल भी शामिल थे उसमें। और जो आपका डी ऑप्शन है वजीर, बख्शी और मीर समा, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका समुच्चय है इसमें ये नहीं थे, ठीक है। तो इसमें जो है मीर समा नहीं था, ठीक है। तो इसमें ये नहीं था, सही उत्तर क्या इसमें आपका डी। 72वां प्रश्न, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं का हमको बहिष्कार करना है, इसको राष्ट्रीय नीति के रूप में कब प्रस्तुत किया गया या फिर कब इसको अपनाया गया, ठीक है। तो आपको प्रश्नों की भाषा को पकड़ना है, या हम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे से बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश वस्तु थी उनके बहिष्कार के लिए राष्ट्रीय नीति कब हमने बनाई या उसको हमने कब अपनाया या कब स्वीकार किया? 1899, 1901, 1903, 1905। तो आप लोगों को याद होगा बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में बंग भंग आंदोलन चलता है, उसी दौरान यहां पर क्या किया जाता है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 में, ठीक है। सही उत्तर क्या इसका? डी। चलिएगा 73वां प्रश्न, साल वृक्ष क्या है या किस प्रकार का वृक्ष है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है, या आर्द्र पर्णपाती वन है, या उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वृक्ष है, या शुष्क पर्णपाती वन? बताइए इसमें से क्या है साल का वृक्ष, बताइएगा किस प्रकार का है? तो सही उत्तर इसका बी, आर्द्र पर्णपाती वन है आपका, ठीक है, साल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आसान से प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 75वां प्रश्न आपके सामने है, फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? कर्जन, मिंटो द्वितीय, डलहौजी, वेलेजली। बताइएगा कौन फूट डालो राज करो की नीति को अपनाता है? मिंटो द्वितीय। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लेके आता है ये। इसी समय फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया था।
76वां प्रश्न आपके सामने, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो खाद्य कमी तो यहां नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। और व्यापार आधिक्य के रूप में भी हम इसको नहीं जानते हैं, यह भी गलत है। और एक पूंजी आधिक्य, यह भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत को जानते हैं। अगला, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास, कोलकाता। बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913, लाला हरदयाल। तो सही उत्तर क्या है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का क्या था? मुख्यालय था। अगला 78वां प्रश्न, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इसी प्रश्न को अगर मैं आसान तरीके से पूछूं कि निम्न में से कौन गरम दल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा, ये थे आपके, इसमें लाल बाल पाल लाल लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? ए। अगला 79 भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसमें से किस राज्य से भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। सही उत्तर आंध्र प्रदेश। कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला, शुष्कता दशा संदर्भित है। यह जो शुष्कता है क्या दर्शाती है हमको? निम्न ताप, निम्न आर्द्रता, या उच्च वाष्पन, या अति उच्चता। बताइएगा, शुष्कता क्या दर्शाती है? निम्न आर्द्रता को दर्शाती है क्या? शुष्कता। सही उत्तर बी। 81वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? बताइएगा। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो गोदावरी यहां बहती नहीं है, ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। नर्मदा यहां आएगी नहीं, यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। और ताप्ती आएगी नहीं, गुजरात में बहती है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट सही उत्तर कौन सा? बी, महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। 82वां प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को या आउटपुट को हमको देखना है तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? ALU, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU। सही उत्तर क्या है इसमें? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है समस्त सूचनाओं या आउटपुट को देखने के लिए। ठीक है, 83वां प्रश्न आपके सामने है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर है, उसका जो कार्य है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक पथ पर, गणना एवं तर्क पर, या फिर मापन पर? बताइएगा। 83 प्रश्न बताइएगा। तो गणना एवं तर्क दोनों पर आधारित है क्या? डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, 84वां प्रश्न, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कुछ नहीं? बताइएगा। सही उत्तर क्या है इसमें? सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर। अगला, बेतवा नदी सहायक नदी किसकी? बताइएगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोन। किसकी सहायक नदी है बेतवा? बताइएगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन? सही उत्तर यमुना। यमुना की सहायक नदी है कौन सी? बेतवा। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है या कौन है? बताइएगा। सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी, नीरू यादव, या ये सभी? बताइएगा कौन कौन है इनमें से? उपयुक्त सभी हैं जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो सरपंच कौन है? सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव। 87वां प्रश्न सामने है, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइएगा। किस राज्य द्वारा
जीएसटी संग्रह में सर्वाधिक योगदान दिया गया? सही उत्तर आपका महाराष्ट्र। अगला 88वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां प्रारंभ हुई? हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां हुई थी? झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका इसके सामने झारखंड। ठीक है, कहां हुई थी ये? झारखंड में हुई थी। अगला 89वां प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन करेगा वो मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पेरू या भारत? सही उत्तर क्या है? भारत। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है, 90वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? ड्रैग मार्क सेकेंड, स्मार्ट सेकेंड, दुर्गा सेकेंड या रॉक सेकेंड? बताइएगा इसमें से किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना को उसने लॉन्च किया है डीआरडीओ ने? तो सही ऑप्शन क्या है? दुर्गा सेकेंड, सी सही उत्तर है। आपका जीएस का सेक्शन खत्म हो गया है। इसके बाद आप लोग इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर मैं रीजनिंग सॉल्व कराने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो रीजनिंग आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, रीजनिंग के अलावा किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रीजनिंग का कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो 91 का इसमें जो आंसर है वो आपका ए है, और 92 का आपका आंसर है इसमें 1/10 डिग्री घंटे की सुई द्वारा 12 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? 1/10। ठीक है, 93वां प्रश्न आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी, 70। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 94वां आपका कथन वाला है आपका इसमें, तो निष्कर्ष में दिया गया है और नीचे ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों इसमें क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ठीक है, 95वां प्रश्न आपके सामने है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई व 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं बताना है आपने इसमें। तो कितने बच्चे हैं इसमें? 9। ठीक है, और अगला कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आपके सामने है, 96वां। इसका सही उत्तर है आपका E4। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं यह आपने बताना है इसमें। तो 97 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन इसके आपके नीचे है 8, 15, 12, 18। तो इसका सही उत्तर आपका 15। 98 आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट है कि 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से 12वां और रामू का दाईं तरफ से 17वां है। अगर सोहन विनय व रामू के बिल्कुल मध्य में है तो विनय व सोहन के मध्य कितने लड़के स्थित हैं? बताइएगा। 3, 4, 7, 8। तो इसका सही उत्तर 7 है। और नीचे एक पासे वाला प्रश्न है, तो 2 के विपरीत फलक को बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा यहाँ पर? 5। ठीक है, और अगला है आपका डायरेक्शन का। राम अपने घर से 60 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और फिर 40 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है और रुक जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? 30, 40, 50 और ऑप्शन अगला 35। बताइएगा। इसका सही उत्तर 50 है। तो किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको हम लोग